मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। उनके जो भी क्वेश्चंस है आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कवर कराए जाएंगे और साथ ही साथ उसके आंसर भी आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन के, ऊर्जा संरक्षण जो आपका सब्जेक्ट है उससे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में कवर कराने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, उनको भी समझ में आ सके कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के। तो यह वीडियो लेक्चर सभी ब्रांच के लिए है, क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है वो सभी की ब्रांच के लिए कॉमन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट आपका है ऑप्शन कॉमर्शियल एनर्जी, जिसको वाणिज्यिक एनर्जी बोलते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, जिसको अवाणिज्यिक ऊर्जा बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, कॉमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो बाजार में निश्चित कीमत पर अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉमर्शियल एनर्जी, सेकेंड है आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सेकेंड है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी ऐसे एनर्जी के स्रोत होते हैं जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे एनर्जी के स्रोत होते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी स्रोत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जलाने वाली लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है आपका पशुओं का गोबर, थर्ड ऑप्शन है आपका कृषि अपशिष्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होता है वो आपका जलाने वाली लकड़ी भी होता है, पशुओं का गोबर भी होता है और कृषि अपशिष्ट पदार्थ, ये तीनों आपके नॉन कमर्शियल एनर्जी के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जलाने वाली लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है आपका पशुओं का गोबर, थर्ड ऑप्शन आपका कृषि अपशिष्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है वो आपका जलाने वाली लकड़ी भी होता है, पशुओं का गोबर भी होता है और कृषि अपशिष्ट पदार्थ, ये तीनों आपके नॉन कमर्शियल एनर्जी के स्रोत है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है सभी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक ऊर्जा जिसको कॉमर्शियल एनर्जी बोलते हैं, तो कॉमर्शियल एनर्जी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राकृतिक गैस, सेकंड ऑप्शन आपका बिजली, थर्ड ऑप्शन आपका तेल, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो कॉमर्शियल एनर्जी का स्रोत है वो आपका प्राकृतिक गैस भी होता है, बिजली भी होता है, तेल भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट आपका सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, वह ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति नेचर में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्राइमरी एनर्जी जिसको प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं, सेकंड है आपका सेकेंडरी एनर्जी जिसको द्वितीयक एनर्जी बोलते हैं, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्राइमरी एनर्जी प्राथमिक एनर्जी। तो जो प्राइमरी एनर्जी होते हैं ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्राइमरी एनर्जी प्राथमिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कोयला, सेकंड ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है आपका कोयला और जो प्राकृतिक गैस, ये दोनों आपके जो प्राथमिक ऊर्जा है, जो प्राइमरी एनर्जी है, इसका स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, वह ऊर्जा स्रोत जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट आपका नवीकरणीय ऊर्जा जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका
गैर नवीकरणीय ऊर्जा जिसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत होते हैं, उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे एनर्जी के स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या कौन सा है। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भूतापीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, थर्ड है आपका दोनों ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए एंड बी, क्योंकि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो आपका भूतापीय स्रोत भी है और सौर ऊर्जा भी है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोनों ए एंड बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका यूज बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसमें जो प्रदूषण होता है वो किसी भी प्रकार का इसमें प्रदूषण नहीं होता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं उनमें प्रदूषण नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, तो सौर ऊर्जा में हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रदूषण इसमें से नहीं होता है। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, ट्रू। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, कोयला जीवाश्म ईंधन का एक रूप है। ठीक है, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन का एक रूप है। जीवाश्म ईंधन का इंग्लिश क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो जो कोयला होता है वो अधिकतर कैसे बनता है, जब पेड़ पौधे या जीव जंतु जमीन के अंदर दब जाते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नीचे ही हम लोग का जो जमीन के अंदर ही जो कोयला होता है वो बन जाता है। जैसे बहुत सालों तक बहुत वर्षों तक, कई हजार सालों तक जब कोई जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे दब जाते हैं तो अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक हीट के कारण वो सारे क्या हो जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कोयला होता है जीवाश्म ईंधन का एक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू। ठीक है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस किस प्रकार का मिश्रण होता है। जो नेचुरल गैस है या प्राकृतिक गैस है किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अकार्बनिक यौगिकों की, सेकंड ऑप्शन है आपका हाइड्रोकार्बन्स की, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए एंड बी, क्योंकि जो आपके प्राकृतिक गैस होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, वो आपके हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से ही बनाए जाते हैं। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो ये आपके जो प्राकृतिक गैस है वो हाइड्रोकार्बन के मिक्सर ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका एसिड रेन, थर्ड ऑप्शन आपका दोनों ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, किसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। तो यही कहा जा रहा है कि जो धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, किस कारण से हो रहा है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। जैसे हम लोग जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, ठीक है, वायुमंडल में ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, कई सारे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, जिससे आपकी बाढ़ आने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं और कई सारी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू, क्योंकि जैसे जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण से तो नई नई बीमारियां निश्चित रूप से वो पैदा होंगी। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन आपका जलवाष्प मीथेन, थर्ड ऑप्शन आपका ओजोन, फोर्थ ऑप्शन आपका सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सभी, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, जलवाष्प भी होता है, ओजोन भी होता है। तो ये सारी चीजें आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो कंप्लीट सही है। ठीक है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जहाँ पे जो जलवाष्प दिया गया है इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जलवाष्प का फार्मूला क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, ओजोन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओजोन को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओ से, सेकंड ऑप्शन है आपका O2 से, थर्ड ऑप्शन है आपका O3 से, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, O3 से, जो ओजोन होता है उसको O3 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पे O है उसको क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और जो यहाँ पे O2 है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। और जो O3 है इसको क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरण जिसको यूवी रेज बोलते हैं या फिर अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स, सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका दिया गया है सेकंड आपका बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि जो भी आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट जो किरण है, जो परावैंगनी किरण है, उसको पृथ्वी तक, उसको अर्थ तक आने से रोकती है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बोला गया है क्वेश्चन में वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है, जो ट्रू ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज से कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, जब मान लेते हैं जो ओजोन लेयर है उससे कुछ जो यूवी रेज पार कर गया, अर्थ पे आ गया, तो इससे कौन सा रोग हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका त्वचा कैंसर, सेकंड ऑप्शन है आपका मोतियाबिंद, थर्ड ऑप्शन है आपका वो दोनों ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो हानिकारक पराबैंगनी कीड़े होती हैं उनसे आपका त्वचा कैंसर भी हो सकता है और मोतियाबिंद भी हो सकता है। मोतियाबिंद क्या है, आँख की बीमारी है। ठीक है, तो ये दोनों बीमारियां आपकी हो सकती हैं पराबैंगनी कीड़ों से, हानिकारक पराबैंगनी कीड़ों से। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। इन दोनों के अलावा भी कई सारी बीमारियां पराबैंगनी कीड़ों से हो सकती हैं जो कि हानिकारक पराबैंगनी कीड़े हैं उससे। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ दोनों दिया गया है, दो ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है कि दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्षय करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन, सेकंड ऑप्शन है आपका मीथेन, फोर्थ ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट सही है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसको क्षय करने में, उसका क्षरण करने में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी कारण से जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ही जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के कलर का फीका पड़ना किसके कारण से है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड ऑप्शन आपका एसिड रेन, थर्ड ऑप्शन आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन मतलब इसमें जो सेकंड आपका बिल्कुल सही है, एसिड रेन। ठीक है, जितने भी आपके दीवारें हैं या फिर अपने आपके घर हैं उस पर जो भी आपका पेंट लगा हुआ आप देखेंगे कभी भी, तो उसका जो कलर है चला जाता है, बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो घर के अंदर कलर लगे होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बारिश के साथ कुछ H2SO4 और कुछ HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, ये सारे आपके एसिड रेन के रूप में आपके घर पे आते हैं, मतलब बारिश के साथ, वर्षा के साथ ये सारे आपके गिरते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपका लगा हुआ है, आपका पेंट जो लगा हुआ है, ठीक है, जो कलर है आपका वो उसमें फीकानेस आ जाता है, कलरनेस उसमें आ जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे दीवारें होती हैं जिसपे कई सारे फफूंद लग जाते हैं या कई सारा धब्बा पड़ जाता है, काला हो जाता है, तो ये सारा किसके कारण से, एसिड रेन के कारण से ही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जो ताजमहल का कलर है वो फीका पड़ रहा है। किस कारण से फीका पड़ रहा है, तो एसिड रेन के कारण से फीका पड़ रहा है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में कोयला दुनिया के भंडार का लगभग कितना परसेंट है। अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो जो भारत में कोयला है कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5%, सेकंड ऑप्शन है आपका 8.6%, थर्ड ऑप्शन है आपका 15%, फोर्थ ऑप्शन आपका 30%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका बिल्कुल सही आंसर है, 8.6%। यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत में कोयला का भंडार है वो कितना है, पूरे विश्व का 8.6% है। ठीक है, 8.6% भंडार कोयले का लगभग भारत में है। ठीक है, ये जो डेटा है वो लगभग में है, नियर अबाउट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग कितना परसेंटेज है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 5.5%, सेकंड ऑप्शन आपका 8.9%, थर्ड ऑप्शन आपका 15%, फोर्थ ऑप्शन आपका 20%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका बिल्कुल सही है, 8.9% है। ठीक है, जो भारत में ऊर्जा का खपत है उसमें जो प्राकृतिक गैस की खपत है वो लगभग कितना परसेंट है आपका, 8.9% है। ठीक है, ये डेटा लगभग में है, नियर अबाउट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में ऊर्जा की खपत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारत में जो ऊर्जा की खपत हो रही है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, या फिर आपके ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो रहा है, या फिर आपका इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में है, या फिर अदर क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। जो भारत में ऊर्जा की खपत है वो सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्रीज में, लगभग आपका 49% आपका होता है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जो 51% बच रहा है ये सारा आपका एग्रीकल्चर में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, अदर में होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग भारत में बात करें तो जो ऊर्जा की खपत है सबसे ज्यादा किसमें है, इंडस्ट्रीज में है, लगभग 49% है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत के ऊर्जा उत्पादन में लगभग 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो भारत में उत्पादन होता है ऊर्जा उसका 2.4 लगभग 2.4% किससे होता है, परमाणु ऊर्जा से होता है। ठीक है ना, तो डेटा जो है लगभग में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यह कथन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है और सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है जो कहता है कि ऊर्जा को हम लोग न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य है, एनर्जी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका
उत्पादन व गुणवत्ता को प्रभावित करे बिना ऊर्जा मूल्य की बर्बादी को नियंत्रण करना। सेकंड ऑप्शन है आपका पर्यावरण के प्रभाव व परिवर्तन को नियंत्रण करना। थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनर्जी मैनेजमेंट है, जो ऊर्जा प्रबंधन है, उसका उद्देश्य यही है कि जो भी एनर्जी का मूल्य है उसको न्यूनतम किया जाए और उसके उत्पादन में या फिर उसके क्वालिटी में कोई प्रभाव किए बिना, जो भी हम लोग का ऊर्जा है उसके उत्पादन में और उसके क्वालिटी में बिना उसको प्रभावित किए हुए उसके मूल्य को, उसकी बर्बादी के मूल्य को कम कर दें, न्यूनतम कर दें, ये भी आपका उद्देश्य है। और पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना, ये भी आपका ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, वो दोनों ए एंड बी। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग का मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता जिसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड और लेवलिंग होता है किसी भी चीज का, उसमें क्या होता है आपका जो एफिशिएंसी होगा, जो एनर्जी एफिशिएंसी होगा, उसी में सुधार करने के लिए इसको लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू। क्योंकि जो आपका लेवलिंग है या फिर जो स्टैंडर्ड है, ये आपका किस लिए होता है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है या फिर जो ऊर्जा दक्षता है उसमें सुधार करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, नीति फ्रेमवर्क ऊर्जा संरक्षण अधिनियम संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1999, सेकंड ऑप्शन है आपका 2001, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका 2005। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही है, 2001। जो नीति फ्रेमवर्क ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो किससे संबंधित है, 2001 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, BEE का पूरा नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BEE का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फर्स्ट ऑप्शन आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सेकंड ऑप्शन आपका ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन आपका ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एफिशिएंसी, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, बी जो EE है इसका पूरा नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र में जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है या फिर जो ऊर्जा की खपत हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, BEE की स्थापना कब की गई? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है आपका 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 2000, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 1 अप्रैल 2002, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 1 अप्रैल 2004, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 10 अगस्त 2000, यहाँ पे 20,000 हो गया है, 2005। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि जो BEE है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी, 1 मार्च 2002 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका BEE, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका BEE, फोर्थ ऑप्शन आपका EEB। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो BEE है इसी के द्वारा जो एनर्जी संरक्षण अधिनियम है उसको स्थापित किया गया, उसकी स्थापना की गई। ठीक है,